भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का इस साल का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, जब पीएसएलवी C62 मिशन अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंचने में विफल हो गया। मई 2025 में इससे पहले पीएसएलवी C61 भी विफल रहा। इस तरह से लगातार इसरो की दूसरी विफलता है। हालांकि इसको विफलता हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर प्रयास जारी है तो उसको विफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण इसरो लगातार दूसरी बार विफल रहा। क्या वो कारण है, इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है या नहीं की गई है, और साथ साथ समझेंगे कि वास्तव में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत का पीएसएलवी सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल के तौर पर माना जाता है, और साथ साथ हम बात करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि जो पीएसएलवी होता है इसके अलग अलग चरण क्या होते हैं, किस चरण में विफलता की बात कही जा रही है उसको भी समझते हैं। तो खबर यही है कि अभी फिलहाल इस साल का यानी 2026 का ये इसरो का पहला मिशन था। पीएसएलवी C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को इसको प्रक्षेपित किया गया, लेकिन ये अपने अगले चरण में जाने के बाद, यानी कि शुरुआती चरण में इसको सफलता मिली, ये तीसरे चरण में जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है। आधिकारिक इसका कारण हालांकि अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि इससे पूर्व जो विफलता मिली थी वो भी किस वजह से मिली थी, इन बातों को हम समझेंगे। अब देखिए, इसमें 16 उपग्रह थे, जिसमें कि 7 विदेशी उपग्रह थे। इस तरह से इसकी शाख पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ये जरूरी है, तो इन सारे पक्षों को समझेंगे। तो देखिए, मई 2025 में भी पीएसएलवी का मिशन जो कि पीएसएलवी C61 था, वो भी असफल हुआ था। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम समझ लें कि वास्तव में जो पीएसएलवी है इसके जो अलग अलग स्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका स्टेज होता है वो पहला स्टेज होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, लिफ्ट ऑफ किया जाता है। लिफ्ट ऑफ का मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी से सबसे पहले उसको छोड़ा जाएगा, यानी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उससे इसको जूझना पड़ता है। तो पहले चरण में इसको क्या करना होगा, 50 से 60 किलोमीटर तक का जो सफर होता है वो शुरुआत होती है लिफ्ट ऑफ फेज से, जिसमें कि जो प्रोपेलेंट यानी कि जो प्रणोदक इस्तेमाल किया जाता है, जो इसका ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, वो ठोस होता है। तो पहला चरण जिसमें इसको निपटना होता है किस चीज से, गुरुत्वाकर्षण से, और साथ ही साथ जो वायुमंडल का प्रतिरोध होता है, यानी कि जो हवा जो है विपरीत गति से जो प्रभाव डालती है, इन दो चीजों से इसको पहले चरण में निपटना पड़ता है। तो यहां पर जो बेसिकली ईंधन होता है उसके जलने से ज्यादा ईंधन जलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर ही भारी मात्रा में ईंधन जलता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और साथ साथ वायुमंडलीय प्रतिरोध से निपटने के लिए यहां पर ज्यादा ईंधन के दहन की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआती चरण जो होता है, जिसको पहला चरण हम कहते हैं, उसको लिफ्ट ऑफ चरण कहते हैं, जिसमें कि ये लगभग इसकी सीधी उड़ान होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि वर्टिकल तरीके से सीधा उड़ता है। यानी कि अगर यहां पर देखिए, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा मान लीजिए, तो पहले चरण में आप कह सकते हैं कि इसकी सीधी उड़ान एक तरह से होती है। अब इसमें 50 से 60 किलोमीटर ठोस ईंधन की वजह से ये आगे बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण और साथ साथ जो हवा होती है उसके प्रतिरोध का सामना करते हुए। सेकेंड फेज जो होता है, सेकेंड फेज में जब ये पहुंचेगा तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ ये ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि यहां पर जब सेकेंड फेज में आएगा तो ये हल्का सा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछा होने की कोशिश करता है, शिफ्ट होता है हल्का सा, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, हल्का सा ये शिफ्ट हो रहा है। अब इस चरण में क्या होता है, इसमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जब ये ट्रांजिशन फेज होता है तो इसमें जो विकसित तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। पहले चरण में आपने देखा ठोस ईंधन का इस्तेमाल हुआ, सेकेंड वाले में क्या होगा, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और यहां पर बेसिकली भारत में ही विकसित एक तरल ईंधन का जो इंजन है, जिसका नाम विकास इंजन है, उसका यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड फ्यूल जो होता है उसकी वजह से इसको नियंत्रित गति से इसमें दहन होता है और ये फिर आगे बढ़ता है। यहां अगर आप देखें तो लगभग 220 से लेकर लगभग 250 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है, 220 से 250 किलोमीटर तक की दूरी जो होगी वो ये सेकेंड फेज में ये तय करेगा। और यहां पर जो स्पीड चाहिए वो गति लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। कितनी, 14,000 किलोमीटर पर आवर, 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें गति की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा गति भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इसीलिए इसमें तरल जो इंजन में तरल इंजन की जरूरत पड़ती है, तरल ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपका अगला चरण आएगा जो तीसरा चरण होता है। तीसरे चरण में क्या होगा, फिर तीसरा चरण ही सबसे सेंसिटिव माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि गति को बहुत तेज बढ़ाना पड़ता है। इस चरण में सबसे ज्यादा इसको संवेदनशील इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर चूंकि ये वापस न गिर पाए, अब यहां पर क्या होता है, ये और क्षैतिज हो जाता है। यहां पर जैसे आप सेकंड फेज में यहां पर देखें, तीसरे फेज में ये क्या होगा,
यानी कि पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसके समानांतर आप कह सकते हैं ये क्षैतिज होने लगता है। अब इस वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको अपनी तरफ खींच न ले, इसलिए इसको एक निश्चित वेग की जरूरत पड़ती है जिसको कक्षीय वेग कहते हैं। अगर कक्षीय वेग से ज्यादा अगर इसकी गति नहीं होगी, उतनी गति स्पीड इसकी नहीं होगी, कक्षीय वेग के बराबर नहीं होगी, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए इसको कक्षीय वेग प्राप्त करना होता है जिससे कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये फिर से इसको कक्षा में स्थापित किया जा सके और पृथ्वी पर गिरे भी ना। अब यहां पर लगभग 26 से 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत पड़ती है, यानी कि यह सबसे संवेदनशील चरण इसमें माना जाता है थर्ड स्टेज को। यहां पर फिर से ठोस ईंधन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वही ठोस ईंधन जो होता है वो इंजन में दहन कक्ष में जलेगा और जलने के बाद यहां पर दहन कक्ष में जो है वो तरल में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा और वो गैस हाई प्रेशर रिलीज करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी और उस हाई प्रेशर की वजह से फिर से इसको थ्रस्ट मिलेगा, यानी कि ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये तीसरा चरण होता है जिसमें कि फिर से ठोस ईंधन पर शिफ्ट होते हैं। अब इसी दहन कक्ष की वजह से जो दबाव क्रिएट होता है उसकी वजह से ही ये गैस जो बाहर निकलेगी तो एक ऐसा बल प्रदान करेगी इसको जो रॉकेट को कक्षीय वेग तक पहुंचाने में सफलता जिसकी वजह से मिलती है। इसके बाद आपका चौथा चरण होता है और चौथे चरण में फिर से लिक्विड प्रोपल्शन पर शिफ्ट होते हैं, यानी कि लिक्विड यानी कि तरल ईंधन पर शिफ्ट होते हैं और वो निर्धारित जो कक्षा पृथ्वी की है जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें फिर से स्थापित कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये 4 चरण होते हैं। तीसरा चरण होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चौथा चरण अंतिम चरण के तौर पर माना जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये तो 4 चरण आपको बताए गए, सवाल उठता है कि यहां पर जो विफलता मिली या इससे पहले PSLV C61 में जो विफलता मिली, तो पहले का कारण तो ये बताया गया था कि तीसरे चरण में ही विफलता थी, यानी कि जो दहन कक्ष था वहां पर कुछ समस्या हुई थी। यहां पर क्या था इसको भी अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं सामान्य तौर पर उसके आधार पर हम बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि तीसरे स्टेज में विफलता का मतलब ही हुआ, जो मुख्य कारण है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई भी विफलता नहीं है तब तक नहीं है जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। और इसरो भी बार बार ऐसे संकटों से उबरा है और फिर से ऐसी चीजों में जोखिम स्वाभाविक होता है और इसरो इस तरह के पहले भी संकट झेल चुका है और उसने फिर अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। इसी तरह से आप भी अगर विफल हुए हैं तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं कि जिस जगह पर भी आप हैं वहीं से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, भटकाव न हो इसके लिए आपको एक ही जगह पर अगर सारी चीजें मिल जाएं और आप जहां भी हैं जिस जगह पे हैं वहां से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन कोर्स हमारा है। इस कोर्स के माध्यम से क्या होगा कि केवल 24,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। इसमें 1250 प्लस घंटों की क्लासेस आपको मिलेगी। इसी कीमत में ही आपको साथ साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे, साथ साथ आपको 18 क्लास टेस्ट दिए जा रहे हैं प्रीलिम्स मेंस के, ताकि आप अपनी तैयारी को धार भी दे सके। साथ साथ बता दें आपको कि जो करंट अफेयर्स की 2 साल की क्लासेस की एक्सेस भी मिलेंगी और उसका मटेरियल भी मिलेगा। ये वाली जो फीस है बेसिकली ये फीस भी आपको फीस नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, यानी कि एक तरह से ये निःशुल्क हुआ आपके लिए। साथ साथ इसमें एक कोड अगर अप्लाई कर देंगे आप AMITABH यानी अमिताभ कोड अगर अप्लाई करेंगे तो इस फीस में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। अगर बैच की बात करें तिथि की तो देखिए, हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 3 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब ये कब, टाइमिंग क्या है इसकी, तो 5 PM से। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का जो बैच है आपका 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसकी टाइमिंग 6 PM से। और इसी तरह से आपका इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 5 फरवरी से, इसकी टाइमिंग है 3 PM से। तो ये तीनों बैच की सूचना है। यहां पर अमिताभ कोड अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं उस कारण की कि आखिर ये मिशन असफल क्यों हुआ। तो देखिए, PSLV C61 की बात कर लें, उसमें क्या हुआ था उसको समझने के लिए देखिए इस इमेज को देखिए। जैसे यहां पर ये दहन कक्ष है जिसको कि आप कहते हैं कंबंशन चेंबर। इस दहन कक्ष में जो है ठोस जो आपका ईंधन प्रयोग किया गया है, यानी कि जो प्रणोदक है वो क्या होता है, उसका वो दहन होता है, यानी कि उसको यहां पर दहन के बाद ही वो बदलता है तरल में, तरल से गैस में बदलता है। और गैस में बदलने के बाद क्या करता है, ये सॉलिड फ्यूल इस गैस को एक नोजल के माध्यम से बाहर फेंकता है, हाई प्रेशर जनरेट करता है
और हाई प्रेशर की जो गैस होती है वो जो बाहर निकलेगी इस नोजल के माध्यम से, तो एक थ्रस्ट उत्पन्न करेगी। थ्रस्ट का मतलब एक ऐसा बल क्रिएट करेगी जो कि इस रॉकेट को तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक्सेलरेटेड गैस जो है, इसी की वजह से ये रॉकेट जो है बहुत तेज गति से, जो स्पीड होती है वो 26,000 से लेकर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ेगा, जो कि बहुत कम समय में इसको इतने तक पहुंचना जरूरी है, वरना वो कक्षीय वेग तक जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये रॉकेट गिर जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसका दहन ठीक से होना चाहिए, और ये जो चैम्बर है इस चैम्बर में किसी तरह की लीकेज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो PSLV C61 था उसमें इसी चैम्बर में लीकेज की बात की गई थी, जिससे कि जो थ्रस्ट चाहिए था, यानी कि जिस स्पीड से इस रॉकेट को आगे बढ़ना चाहिए था, वो स्पीड प्राप्त नहीं हो सकी, और इसकी वजह से इससे पहले हमारा PSLV C61 असफल हो गया था। यही बात इसमें भी कही जा रही है कि जो आवश्यक थ्रस्ट था, या जितना दहन जिस तरीके से होना चाहिए था, उससे आवश्यक थ्रस्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। ये एक गैर आधिकारिक रूप से ये बात कही जा रही है। आधिकारिक रूप से इसरो के द्वारा इसका कारण अभी नहीं बताया गया है। अगर प्रकाश डाला जाता है तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी बात। लेकिन तीसरे चरण में असफलता का मतलब ही हुआ कि अगर उस स्पीड तक रॉकेट नहीं पहुंचा, उससे पहले अगर वो गिरता है, तो इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इस चैम्बर से संबंधित दिक्कत है, और वो थ्रस्ट नहीं मिला, वो स्पीड नहीं मिली, हाई प्रेशर गैस के लिए जितना प्रेशर चाहिए वो प्रेशर नहीं मिला, तो इसकी वजह से ये असफलता है। अगर ये सफल होता तो चौथे चरण में फिर से हम तरल प्रणोदन पर, यानी कि लिक्विड जो फ्यूल है उस पर शिफ्ट होते, और सटीक कक्षा में ये पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित कर दिया जाता। अब सवाल उठता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इस पूरे मिशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, इस असफलता के क्या मायने हैं। तो देखिए, इसका प्रभाव यह है कि जो PSLV है इसरो का, इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है, यानी कि मुख्य लॉन्च व्हीकल के तौर पर इसको जाना जाता है। इसकी विश्वसनीयता भी रही है। विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण इसके माध्यम से हो रहा था। 16 उपग्रह में 7 विदेशी उपग्रह थे। अब इस तरह से एक शाख को लेकर जरूर सवाल उठ सकता है, क्योंकि लगातार दूसरी बार ये विफल रहा है। लेकिन हम फिर से आपको दोहराते हैं कि हमारी जो अंतरिक्ष मिशनों में जोखिम, किसी भी विश्व में कहीं भी अंतरिक्ष मिशन जो होते हैं उसमें जोखिम स्वाभाविक बात होती है, और इसरो ने पहले भी ऐसे संकटों से उबर कर अपनी क्षमता सिद्ध की है, और हमें विश्वास है कि इसरो इस बार फिर से अपनी क्षमता को पुनः सिद्ध करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप भी अपने जीवन में अगर विफल होते हैं, तो विफल होना असफलता नहीं है, अपनी सफलता के बारे में सोचना छोड़ देना असफलता होता है। तो इसरो निस्संदेह आगे सफल होगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि PSLV का तीसरा चरण मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए, रॉकेट को उड़ान भरने के लिए। विकल्प बी, पेलोड को सटीक कक्षा में डालना। विकल्प सी, रॉकेट को कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी देना। और डी है रॉकेट का पृथक्करण। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने फॉलो अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल दृष्टि IAS यूट्यूब के नाम से आपको मिलेगा। वहां पर इस कार्यक्रम के लिंक और PDF आपको उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।